हमारा बुनियादी कोड है। और ये हमारी आज तीसरी मुलाकात है। तो सबसे पहले सैयद सईद अली शाह साहब को मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरे मोहतरम दोस्त, मेरे स्टूडेंट, मेरे तालिब इल्म मौजूद हैं। इसी तरह मरियम अता और आयशा अनवर, ये सब मेरे हमरकाब हैं। इसी तरह हुमा शबीर ने भी मुझे ज्वाइन किया। तो मैं आप इसी तरह सना एजाज और आमना नईम, मोहतरमा आमना नईम साहबा जो हैं वो भी हमरकाब हैं हमारे। तो मैं तमाम तुलबा व तालिबात को अस्सलामु अलैकुम कहता हूँ। बल्कि मेरा एक रवायती जुमला है जो पिछली वर्कशॉपों में मैं बोलता रहा हूँ। तो मैं ये कहूँगा, सुनते कानों लिखते हाथों मज़हर इकबाल का सलाम पहुँचे। देखो ना, तारक अज़ीज़ हमारे बहुत लेजेंड किस्म के एक्टर थे। और बेटा जी, तारक अज़ीज़ की एक खूबी थी, उसकी ज़ात से हज़ार इख्तलाफ किया जाए, लेकिन एक खूबी जो मुझे बहुत भाती थी, जो मुझे बहुत पसंद थी, वो क्या थी भला? वो खालिस पाकिस्तानी थे। उनकी सोच पाकिस्तानी थी। हुब्बुल वतनी उसकी शख्सियत का एजाज़ थी। अब वो भला क्यों? मेरी 5-6 मुलाकातें उसके साथ हुई हैं। ये उस ज़माने की बात है जब नीलाम घर और फिर तारक अज़ीज़ शो चला करता था। तो मुझे 2-3 बार नीलाम घर में और तारक अज़ीज़ शो में बतौर कंपटीटर यानी सवाल जवाब के लिए जाने का मौका मिला। तो मैं उसकी शख्सियत से, और शख्सियत की बहुत सी खूबियाँ होती हैं, फ़ातिमा जौहर बेटा, सबा बेटा, सना एजाज बेटा, लेकिन मुझे तारक अज़ीज़ की जो खूबी भा गई थी, जो खूबी मुझे पसंद थी, 2 खूबियाँ। एक उनका इल्मी ज़ौक़, अच्छे शेर पढ़ते थे, और दूसरी उनके अंदर पाकिस्तानियत जो थी, जज्बा हुब्बुल वतनी जो था, वो कूट कूट कर भरा हुआ था। मैं आज भी अहमद नदीम कासमी के अल्फाज में अपने वतन के लिए दुआगो रहता हूँ। जब भी अपने वतन की बात हो तो मेरे मुंह से ये निकलता है, खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिससे अंदेशा ज़वाल न हो। तो अल्लाह तबारक ताला आप सब का हामी व नासर। बेटा जी, अब गुज़श्ता से पेवस्ता की तरफ हम आ रहे हैं। गुज़श्ता से पेवस्ता की तरफ कैसे भला? हमने पहले दिन ये देखा प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन और रोज़गार में क्या फ़र्क है। फिर हमने इसके साथ एक चीज़ अटैच की कि प्रोफेशन का ज़ाब्ता अखलाक क्या है, कोड ऑफ एथिक क्या है। फिर हमने इस चीज़ को डिस्कस किया, प्रोफेशन और प्रोफेशनलिज़म में क्या फ़र्क है, प्रोफेशनलिज़म किसे कहते हैं। प्रोफेशनलिज़म दर हकीकत उस लगन को कहते हैं, उस कमिटमेंट को कहते हैं, उस डिवोशन को कहते हैं जो एक पेशेवराना सलाहियतों के मालिक शख्स के अंदर मौजूद होता है। फिर हम प्रोफेशनलिज़म इन टीचिंग की तरफ आए हैं, और फिर एक सवाल उभरा है कि मेरा टीचर जो है वो प्रोफेशनल है या नहीं। और आज हम इसी बात को आगे चलाते जा रहे हैं, और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए अब सवाल है, आप एक मौसर उस्ताद की खसूसियात की जांच पड़ताल कैसे करेंगे? नीज़ वो कौन सी अहम खसूसियात हैं जो एक उस्ताद को मौसर उस्ताद बनाती हैं? बेटा जी,
आखिर पे मैं ज़रूर गपशप करूँगा। मैं अब अपने मकसद की तरफ आना चाहता हूँ हिना बेटे। तो मकसद क्या है? मैं आपको अच्छे उस्ताद के औसाफ से मुज़य्यन करूँ। तो बेटा जी, जब हम अच्छे उस्ताद के औसाफ से मुज़य्यन करने जा रहे हैं आपको, तो आप अगर किसी टीचर को देखते हैं तो आपके ज़हन में एक आइडिया बनता है कि वो किस लेवल का टीचर है। जब भी आप किसी टीचर को देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कैसे भला कि टीचर जो है एज ए प्रोफेशन वो पुअर है, वो एवरेज है, वो आला है, वो बेस्ट है, कि वो एक्सीलेंट है। तो ये वो मेआरात होते हैं। तो पहले सवाल में ये बताया जा रहा है कि जब भी हम किसी टीचर की कारकर्दगी को जांचते हैं तो जांचने के लिए एक पैमाना मुतय्यन करते हैं, टीचर की कुछ खसूसियात को ज़हन में रखते हैं, तो उससे हमें ये पता चलता है कि वो टीचर किस लेवल का है। बेटा जी, असल में जब हम किसी टीचर को देखते हैं तो बेटा जी टीचर के अंदर 3 क्वालिटीज़ होती हैं। बल्कि जो भी पेशा वराना शोबों से तल्लक रखते हैं, किसी भी पेशे से तल्लक रखने वाले शख्स के अंदर 3 क्वालिटीज़ होती हैं। बेटा जी वो 3 क्वालिटीज़ लिख लें। पहली क्वालिटी को हम कहते हैं पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स। हर बंदा एक ज़ाती खुसूसियात का हामिल होता है। दूसरा उसको हम कहते हैं जी सोशल करैक्टरिस्टिक्स, यानी आप देखें ना, इंसान को माशरती हैवान कहा गया है। उसका दूसरे लोगों के साथ किस तरह का रवैया है, इस खसूसियत को हम पर्सनल एटीट्यूड या पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स या पर्सनल एट्रीब्यूट्स या पर्सनल ट्रेट ना, उसकी ज़ात के हवाले से जो कुछ उसमें है उसे हम कहेंगे पर्सनल एटीट्यूड, पर्सनल ट्रेट्स, पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स। सोसाइटी के हवाले से देखें कि सोसाइटी में उसका रोल क्या है, दूसरे लोगों के साथ उसका क्या तल्लक है, दूसरे लोगों के साथ उसका क्या तल्लक है, उसके लिए हम सोशल एट्रीब्यूट्स या सोशल इंटरेक्शन या सोशल करैक्टरिस्टिक्स या सोशल फीचर कहेंगे। और बेटा जी तीसरी चीज़ जो किसी शख्स में होती है उसे हम कहते हैं प्रोफेशनल एटीट्यूड, प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स पेशा वराना अंदाज में जब हम किसी को जांचते हैं तो ये बेटा जी उसे हम प्रोफेशनल एथिक्स कहते हैं। तो इस हवाला से जब किसी उस्ताद की खसूसियात या तर्ज़ अमल को आप जांच रहे होते हैं, सबसे पहले उसकी पर्सनल खसूसियात में जो सबसे अहम है उसे हम हमदर्दी, एम्पैथी या उनसियत। बेटा जी एज ए ह्यूमन बीइंग उसके अंदर हमदर्दी का मादा मौजूद है या नहीं है। अगर वो दूसरों के साथ हमदर्द है, हमदर्द कौन होता है? हमदर्द वो होता है जो दूसरों के गम को, जो दूसरों के दुख को, जो दूसरों की खुशियों को शेयर करता है, जो दूसरों के मफादात को अपने मफाद पे तरजीह देता है, इसे हम हमदर्द कहते हैं। और बेटा जी जब एक उस्ताद मैदान अमल में उतरता है, जब एक उस्ताद
अपने स्कूल में उतरता है तो सबसे पहले उसके इस वस्फ को जज किया जाता है कि क्या वो तुलबा के साथ, असातिज़ा के साथ, अपने कुलीग के साथ उसका हमदर्दाना बर्ताव है या उसके अंदर तलखी है। तो अब देखिए ज़रा बड़ी तवज्जो से इस बात की तरफ देखिए। दूसरों के बारे में उसका नुक्ता नज़र कैसा है, ये बेटा जी सोशल इंटरेक्शन है, ये सोशल कॉम्पिटेंसी है कि लोगों के बारे में उसका नुक्ता नज़र क्या है। अब देखें बेटा जी, अगर वो अपने तुलबा की मुस्बत चीज़ों को इग्नोर करता है, अगर अपने रुफ़क़ाए कार की मुस्बत चीज़ों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देता है, तो उसे हम कहेंगे कि वो मुस्बत नुक्ता नज़र का हामिल है। और इसी तरह जिस इदारे में वो काम कर रहा है, उस इदारे के सरबराह कि वो अच्छाइयों का मोतरिफ हो, वो अच्छाइयों को तस्लीम करे। इसी तरह बतौर उस्ताद वो बच्चों की कोताहियों से दरगुजर करता हो और बच्चों की अच्छाइयों को पसंद करता हो। बेटा जी कल भी बात हो गई थी कि रीइंफोर्समेंट के दो पहलू होते हैं, एक को हम नेगेटिव और दूसरे को हम पॉजिटिव कहते हैं। अगर हम नापसंदीदा रवैये पर किसी बच्चे को सरजंश करें, किसी बच्चे को पनिशमेंट दें, तो उसको हम नेगेटिव इम्पैक्ट कहेंगे या नेगेटिव इन्फोर्समेंट कहेंगे या मनफी नुक्ता नज़र कहेंगे। और अच्छे काम पर अगर हम हौसला अफजाई करेंगे, अगर हम उसको इनाम देंगे, अगर हम उसे पसंद करेंगे, तो उसे पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ऑफ सेल्फ कहेंगे। अब एक मिनट बेटा जी एक और बात है, ना सिर्फ दूसरों के बारे में एक उस्ताद का मुस्बत नुक्ता नज़र होना चाहिए, बल्कि उस्ताद को चाहिए कि वो अपने बारे में भी बेहतरीन नुक्ता नज़र रखे। हर वक्त अपने आप को हीच, हर वक्त अपने आप को कमज़ोर, हर वक्त अपने आप को फ़कीर, ये आजिज़ी का एक अंदाज़ होता है, नाचीज़, हिचमदान, खाकसार। बेटा जी जब हम खुदी की बात करें तो खुदी आपके अंदर कुव्वत पैदा करती है, खुदी आपके अंदर आजिज़ी का वो मेयार पैदा नहीं करती कि आप अपने आप को मिटा कर रख दें। तकमील खुदी और तश्कील खुदी आपके अंदर बोल्डनेस पैदा करती है, आपके अंदर रजायत और उम्मीद की किरण डेवलप करती है। तो इसे हम कहते हैं अपने बारे में मुस्बत नुक्ता नज़र। और चौथी बात जो बड़ी अहम है, जिसको आप कल भी इस पर बात हुई थी, वो है सदाकत। बेटा जी हर मामले में सच्चाई का साथ देना ये हमारा बहुत बड़ा फ़र्ज़ है। अगर हम इस फ़र्ज़ को अदा नहीं करेंगे, अगर हम इस फ़र्ज़ को अदा नहीं करेंगे तो हम नाकाम ठहरेंगे। सच्चाई, ईमानदारी ये वो औसाफ हैं जो एक उस्ताद के लिए ज़रूर हैं। उस्ताद को चाहिए कि इन औसाफ को अपनी शख्सियत का हिस्सा बना लें। अगर वो इन औसाफ को अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाएगा तो वो कामरान ठहरेगा। अब तीसरी बात, चौथी बात जो थी वो एतबारियत या सदाकत है, और पांचवी बात ये है कि उसका विजन जो है वो भरपूर हो। एक उस्ताद फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखता हो, एक उस्ताद जो है वो बसीरत से काम ले सकता हो, वो दूर अंदेशी और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच का हामिल हो, वो मुस्तकबिल की पेशीनगोई कर सके,
वो मुस्तकबिल के बारे ख़ास कर तुलबा के मुस्तकबिल के बारे में देखो ना, जब हम दुआ दे रहे होते हैं, जब हम किसी का करैक्टर सर्टिफिकेट लिख रहे होते हैं, तो उसके फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की बात कर रहे होते हैं। उसके बारे में हम ये कर रहे होते हैं कि हम आपके बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए, हम आपके शानदार मुस्तकबिल के लिए दुआ गो हैं। तो एक अच्छा उस्ताद जो है, इसके अंदर ये 5 खूबियाँ होनी ज़रूरी हैं। जब आप उस्ताद को जांच रहे होते हैं, जब आप उस्ताद को जांच रहे होते हैं, तो पहली चीज़ जो उस्ताद की आप चेक करते हैं वो उसकी हमदर्दी है। दूसरी चीज़ जो उस उस्ताद की चेक होती है, उसको हम मुस्बत नुक्ता नज़र होता है जो वो दूसरों के लिए रखता है। तीसरी चीज़ जो एक उस्ताद के बारे में हम सोचते हैं, उसको हम अपनी ज़ात के बारे में मुस्बत नुक्ता नज़र है। सदाकत उसकी चौथी खूबी होती है, और बसीरत, सारे के सारे पहलू इसमें शामिल होने चाहिए। तालीम का कलीदी मकसद फ़िक्री कुव्वत को तरक्की देना है। जिस टाइम में ग्रीन हो रही है ना, एक दफ़ा एंटर दबा दे। अच्छा, कौन सा ग्रीन? ये है जो रेड। अच्छा, अब ज़रा देखिए बेटा जी, रॉबर्ट के नुक्ता नज़र को ज़रा खुल कर बयान करना चाहता हूँ। तालीम का कलीदी मकसद फ़िक्री कुव्वत को तरक्की देना होना चाहिए। अब देखें, जब फ़िक्र की बात हो रही है तो फ़िक्र का ताल्लुक आपकी कोग्निशन से है, जिसको ज़हानत कहते हैं। तो ये भी फ़लसफ़ा जो है, प्लेटो के फ़लसफ़े की तरफ इशारा किया जा रहा है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब भी कोई फ़लसफ़ा अख़ज़ किया जाता है, टोटली किसी एक मकतबा फ़िक्र से वो नहीं लिया जाता। जब तालीमी फ़लसफ़ा हम डिज़ाइन करते हैं तो मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के खूबियों को समेट कर एक तालीमी फ़लसफ़ा डिज़ाइन किया जाता है। अगली बात की तरफ आ जाइए, क्योंकि इसी से ज़िंदगी के तजुर्बात तरतीब पाते हैं। अब देखिए ना, प्लेटो ने कहा था कि आप ज़हनी बालिदगी को जहन में रखें। ज़हनी बालिदगी आपकी तालीम का मकसद होना चाहिए। फिर जब मैदान अमल में ज़हानत को उतारेंगे तो आपके मसाइल हल करने में ज़हानत अहम किरदार अदा करेगी। तो ये है हमारा दवामियत पसंद फ़लसफ़ा। मिसाली तालीम ऐसी होती है कि जो ज़हनी सलाहियत को बढ़ाती है। रॉबर्ट ने आगे चलकर वही बात जो मैं शुरू से कह रहा हूँ, उसी बात की तरफ इशारा किया है। इस नतीजे पर छांटी करने के अमल से पहुँचा हूँ। तालीमी इदारे ही वाहिद ऐसे इदारे हैं जो कि ज़हनी सलाहियत को तरक्की दे सकें। अब देखिए ना, तालीमी अदारों को सेंटर ऑफ लर्निंग कहा गया है। ये मुआशरे का बहुत बड़ा एहसान है तमाम इंसानों पर। कैसे भला? मुआशरे ने इंसानी अक़दार, रूहानी अक़दार और सकाफ़त को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करने के लिए तालीमी इदारे डेवलप किए, और तालीमी इदारों में ही तुलबा को अच्छे औसाफ से मुज़य्यन किया जाता है। और ज़हनी सलाहियत को तरक्की मिलती है। मसाली तालीम कोई वक्ती या आर्दी तालीम नहीं है। अब देखें ना, ये खुद ये जो प्रिनिलिज़म में मसाली तालीम की वजाहत की गई है और कहा गया है ये आर्जी नहीं है, ये फ़ौरी नौइयत की ज़रूरियात पूरी करने के लिए नहीं है। हंगामी तौर पर यह आर्जी तालीम नहीं है, और ना ही ये फ़ौरी नौइयत की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए आगामी तौर पर तैयार करदा होती है। अब देखें, फॉर एवर एजुकेशन और दवामियत, पेरेनिलिज़म, ये सारी की सारी बातें प्लेटो ने की हैं। ये तखसीसी तालीम भी नहीं है। आप देखिए ना, जर्नल एजुकेशन की बात भी प्लेटो ने की है। प्लेटो कहता है तमाम इंसान जो हैं
उनकी नेचर एक जैसी है, कैसे भला तमाम सदाकत को पसंद करते हैं, तमाम रूहानी अक़दार के हामिल हैं, तो सब लोगों की तालीम एक जैसी होनी चाहिए। और ना ही ये कोई कबल वक्त मुलाजमत तालीम है, यह अफादी तालीम भी नहीं है। ये वो तालीम है जो कि ज़हन की तरक्की के लिए पेश की जाती है। रॉबर्ट भी दार हकीकत प्लेटो की तर्जमानी कर रहा है। हालांकि प्रोग्रेसिविज्म वाले तो कहते हैं ऐसी तालीम को दीवार पर फेंक दो जो अफादियत न दे। रॉबर्ट हिचन्स ने अपने तालीमी फ़लसफ़े की बुनियाद दो मफरूज़ों पर रखी है। कैसे भला इंसान की फितरत माकूल है, रीज़नेबल फितरत का मालिक है, फितरी तौर पर इंसान नेक है और इल्म बगैर तब्दील हुए कती और आफाकी सच्चाइयों की सूरत में महफूज रहता है। तो मुझे तो रॉबर्ट हिचन जो हैं वो प्लेटो के तर्जमान नज़र आते हैं, जबकि इंसानी फितरत की माकूलियत और क़ुव्वत मुदरक्का आफाकी नोयत की है। क़ुव्वत मुदरक्का अगर मैं आपसे पूछूं तो आप नहीं समझ सकेंगे। मैं इसको ज़रा आसान लफ्ज़ों में बताऊंगा। अदराक करने की सलाहियत, अंडरस्टैंड करने की सलाहियत, कंप्रीहेंशन की सलाहियत को क़ुव्वत मुदरक्का का नाम दिया गया है। और तालीम को भी अफाकी होना चाहिए। अब अफाकी को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल। इसी के लिए अबदियत का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, इसी के लिए पेरेनलिज्म का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। यानी ये सारे का सारा प्लेटो का तफक्कर चल रहा है, चूँकि इस्तदलाल हमारी आला तरीन सलाहियत है। हाँ, यहाँ पर एक नई बात की तरफ आऊँ। फ़लसफ़ा के टूलों में से एक अहम टूल जो है वो इस्तदलाल है। इस्तदलाल जिसको हम दलील कहते हैं, जिसको हम मंतक कहते हैं, फ़लसफ़े का ये असूल है कि जब भी कोई बात मनवाई जाए तो दलाइल से मनवाई जाए। मुदल्लल अंदाज में आप यानी आप दलील से अपनी बात मनवाएं, दलील से कायल करें। तो मुदल्लल अंदाज नज़र जो है वो फ़लसफ़े का हथियार है। इसलिए अक्ल की तरक्की को तालीम की अवलीन तरजीह बनाया जाना चाहिए। अब देखें, अब आपको पता चल गया होगा कि हिचन जो है किस तरह मसालियत पसंदी के करीब तर है। हाँ, ये मैं बात पहले भी कह चुका हूँ, किसी फ़लसफ़े को कुल्ली तौर पर एक फ़लसफ़े की छाप नहीं होती। मुख्तलिफ फ़िलासफ़ी से खोशाचीनी की जाती है और फिर एक तालीमी फ़लसफ़ा वजूद में आता है। हिचन्स ऐसा निसाब तजवीज़ करता है जो कि मुस्तकिल और दायमी मुतालिया पर मबनी हो। वो ख़ास तौर पर मगरबी तहज़ीब के अज़ीम और आला इल्म व अदब का मुतालिया तजवीज़ करता है। अब देखिए ना, ये जो अरिस्टोटल है या जॉन डेवी है, ये तो इल्म व अदब की बात ही नहीं करते। ये तो तजर्बे की बात करते हैं, ये तो स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। लिटरेचर तो सिर्फ और सिर्फ हमें प्लेटो के यहाँ मिलता है। अच्छा, मुस्तकिल और दायमी, अच्छा, वो ख़ास तौर पर अजीम कुतब के मुतालिया करने और इन्हें ज़ेर बहस लाने से अक्ल की आबियारी होती है। अब अजीम किताबों के मुतालिया, तो जब हम अजीम किताबों का मुतालिया कहेंगे तो इसे हम अदब आलिया कहेंगे। अदब आलिया की तरफ रुझान जो है वो प्लेटो का है और तालिब इल्म मुताअत और तनकीदी अंदाज़े गौर व फिक्र करना सीखता है। तो ये जो तनकीदी अंदाज़ है गौर व फिक्र का, ये भी एक तरह का अदबी मुताले की तरफ इशारा है। आला इल्म व अदब के साथ साथ ग्रामर, इल्मुल बयान, रियाजी और फ़लसफ़ा के मुताले की भी तरगीब देता है। अब रियाजी और लसानियात का इल्म और फ़लसफ़े का इल्म, ये सारे के सारे दवामियत में
शामिल किए जाते हैं। अगली बात, पेरिनिलिज्म के मुताबिक तसव्वुर सदाकत, हकीकत, इल्म और अक़दार अटल हैं। अब ज़रा सुनिए कैसे भला सच्चाई आफाकी है, एक तो बात ये होगी, और अक़दार अटल हैं। अक़दार में तग़य्युर व तबद्दुल नहीं आना चाहिए। दवामियत पसंदों के नज़दीक यानी पेरिनिलिज्म के पैरोकारों के नज़दीक तालीम का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि तलबा मगरबी तहज़ीब के अजीम तसव्वुरात के बारे में फ़हम हासिल कर सकें। अब देखिए ना, यूनान भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में शामिल था, और रॉबर्ट हिचन्स जो है वो भी मगरबी फ़िलासफ़र है, तो उनका मकसूद जो है वो मगरबी अदब है। ये तसव्वुरात किसी भी दौर के मसाइल को हल करने की सलाहियत रखती हैं। अब देखिए ना, हर ज़माने में आप ज़हानत की मदद से मसाइल हल कर सकती हैं, इसलिए पढ़ाते हुए ऐसे नज़रियात और तसव्वुरात पर तवज्जो दी जानी चाहिए जो कि दायमी हैं, पायदार हैं, और सदाकत और सच्चाई को, जिसको हुस्न कहा गया है, तलाश की। हक़ के लिए दलील देंगे तो फिर ही साबित होगा ना कि ये हक़ है। आप डंडे के ज़ोर पर तो नहीं कह सकते कि ये हक़ है। बेटा जी, जब भी हम बहस कर रहे होते हैं हमें दलाइल से काम लेना चाहिए, हमें जज्बात से काम नहीं लेना चाहिए। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि हम दलाइल को नहीं मान रहे होते। और बेटा जी, एक जनरल सी बात करने जा रहा हूँ। हर बंदे का एक नुक्ता नज़र बन चुका है, जो कुछ मैं कर रहा हूँ वही हकीकत है, और मेरे अलावा किसी के पास हकीकत नहीं है, और अपने अलावा सबको गलत ख्याल करना ये इंतहाई नामकूल बात है। अगर आप हक पर हैं, अगर आपकी बात सच्ची है, तो फिर आप दलील दें, आर्गू करें, यही फ़लसफ़े का सबक है। अच्छा, अगली बात जो बड़ी अहम है इस हवाला से, कि अटल हकीकतों के बारे में अच्छी खासी शनासाई हो, मुस्तकिल मसाइल और अजीम मुफक्करीन की तरफ से उठाए जाने वाले सवालात का अदराक हो, तभी फ़र्द की सोचने समझने की सलाहियतों को मज़ीद परवान चढ़ाने की तहरीक मिलती है। अब ना, कोई बात जो मैं पहले कह चुका हूँ, अक्ल व दानिश की सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए हमें मुदल्लल अंदाज़े फ़िक्र अख्तियार करना होगा। इसलिए तालीम के इब्तदाई सालों में बुनियादी हकीकतों के बारे में भरपूर इल्म फराहम किया जाना चाहिए, यानी शुरू से ही बुनियादी हकीकतों का इल्म होना चाहिए। गैर मुल्की ज़ुबानें सीखनी चाहिए। अब क्यों भला? बेटा जी, एक इल्म व दानिश किसी एक कौम तक महदूद नहीं है। वही जो बात मैं कहता हूँ कि हर कौम का ये नुक्ता नज़र होता है कि सिर्फ सच हमारे पास मौजूद है। ये रॉन्ग एटीट्यूड है, ये गलत नज़रिया है, और किस ये जो इल्म है, ये जो ज़हानत है, ये जो दानिश है, किसी एक कौम की मिरास नहीं। इसलिए हमें दूसरी अक़वाम का इल्म सीखना चाहिए। इसके लिए गैर मुल्की ज़ुबानों की तहसील। दूसरी बात, मंतक, यानी हर बात दलील से की जाए। फ़न ख़ताबत। अब देखिए ना बेटा जी, फ़न ख़ताबत की बात करें तो इसका बानी सुकरैत है। वो एक ऊंचे से चबूतरे पर बैठ जाता था और किसी न किसी मौजू पर खुतबा देता था। वहाँ से और अपने पैरोकारों के लिए सवाल जवाब के ज़रिए कंसेप्ट क्लियर करता था, जिसे सोक्रेटिक मेथड कहा जाता है। फिर फ़न ख़ताबत की बात हुई है तो बेटा जी इसे लेक्चर मेथड कहा जाता है, जबकि तहरीर, अब जहाँ तक तहरीर का
ताल्लुक है तो सकाफत को महफूज करने के लिए और अगली नस्ल तक पहुंचाने के लिए उसको आता है तहरीर में लाना ज़रूरी है। अगली बात जो बहुत अहम है, फितरी अलूम। फितरी अलूम का जानबदार जो है वो अरस्तू है। कैसे भला? जिसको हम साइंसी अलूम कहते हैं और फिज़िकल अलूम भी हम इसे कहते हैं। तो ये प्रैग्मेटिज्म वाले और रियलिज्म वाले जो हैं वो फितरी अलूम के पैरोकार हैं। रियादी वगैरह के मज़ामीन पढ़ाए जाने चाहिए। फ़लसफ़ी की तालीम बेइंतहा ज़रूरी है। अब फ़लसफ़े की तालीम की तहरीक जो है वो प्लेटो के यहाँ मिलती है। अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए ज़रूरी है कि वो पेशा वराना तालीम की बजाय शाइस्तगी पैदा करने वाली तालीम यानी लिबरल एजुकेशन फराम करे। देखो ना, पेशा वराना तालीम जो है ये नुक्ता नज़र प्रोग्रेसिविज़म का है और रियलिज़म का है, जबकि शाइस्तगी पैदा करने वाली तालीम का जो जिसे मॉरल डेवलपमेंट आप कह रहे हैं। देखो ना, जब हमने आइडियलिज्म के निसाब की को पढ़ा था तो उसमें कहा गया था कि मॉरल वैल्यूज़ की, अक़दार की और मज़हब की तालीम दी जाए, यानी लिबरल एजुकेशन जिसे हम बोलते हैं। आप देखिए ना, ये जो पेशा वराना तालीम है ना, इसका तो प्रैक्टिकल से ताल्लुक है, जबकि प्लेटो कह रहा होता है कि अगर आप ज़हनी सलाहियतों को की आबियारी कर लेंगे, वक़्त बढ़ने पर वो ज़हनी सलाहियतें आपके मसाइल हल करने के लिए मैदान अमल में कूद पड़ेंगी। हिचन्स और एडलर ने अजीम कुतब का मुकम्मल प्रोग्राम मुरतब किया है, जिसमें होमर से लेकर मौजूदा दौर तक 100 मुसन्निफ़ीन की कुतब कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने के लिए तजवीज़ की गई हैं। अब देखिए ना बेटा जी, वो कहते हैं कि अगर अच्छी तालीम चाहते हो तो आप अजीम फ़िलासफ़र्स की किताबें पढ़ो, और उसने यूनानी मुफक्कर है होमर, उससे लेकर आज तक 100 मुसन्निफ़ीन की किताबों का मशवरा दिया है। अब बेटा जी अगली बात कि ये जो दवामियत है जिसे हम पेरेनलिज्म कहते हैं, इसमें उस्ताद का क्या रोल है? दवामियत या पेरेनलिज्म में उस्ताद ऐसे असूलों को अख्तियार करता है जो तालीमी अमल में किरदार मुसालियाना और सानवी नवैयत का होता है। वो इल्म का सरचश्मा नहीं होता। थॉमस के मुताबिक उस्ताद एक डॉक्टर की तरह होता है और मरीज़ का इलाज करने और इसे आराम पहुँचाने का काम सर अंजाम देता है। तालिब इल्म एक मरीज़ है जिसे इल्म की प्यास है और डॉक्टर के पास इल्म है और वो उस मरीज़ तक पहुँचा रहा होता है। ये थॉमस एक्विनस ने कहा था और यही पेरेनलिज्म का उस्ताद है। बेटा जी ये है पेरेनलिज्म। अब मैं दूसरे फ़लसफ़े की तरफ आता हूँ। अगर हाँ थोड़ी सी बात, ये बात बड़ी वजाहत से मैंने की है, मैंने एक एक पॉइंट को वाज़े करने की कोशिश की है। आप दूसरे फ़लसफ़े की तरफ आते हैं। ये था दवामियत। इसका निसाब कैसा होना चाहिए, इसका उस्ताद कैसा होना चाहिए, किस किस्म की तालीम दी जानी चाहिए, किस किस्म के मकासद है, ये सारी बातें इसमें आई हैं। अगली बात है जी लज़ूमियत। हाँ, इसको एसेंशियलिज्म कहते हैं, वो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एसेंशियलिज्म एक तालीमी नज़रिया है। बतौर इस्तिलाह इसका मतलब वो ख़यालात और महारतें हैं जो कि किसी सकाफ़त की बुनियाद हों और तमाम अफराद को यकसा तौर पर सिखाई जाएं। एसेंशियलिज्म का मतलब होता है लाज़म, यानी ये वो महारतें हैं जो हर शख्स के लिए सीखना लाजम है। एसेंशियलिज्म तालीम का एक क़दामत पसंद नज़रिया है जो कि तरक्की पसंद तालीम के रद्द अमल में उभर कर सामने आया है।
इसकी जड़ें मुसालियत पसंदी और हकीकत पसंदी दोनों पर में पेवस्त हैं। एसेंशियलिज्म के भी डंडा से, एसेंशियलिज्म के भी माखज हमें मसालियत पसंदी यानी आइडियलिज्म और रियलिज्म में मिलते हैं। एसेंशियलिज्म बुनियादी तौर पर उस्ताद के इख्तियार और नसाब के नफ्स मजमून की कदर पर जोर देता है। ये टीचर सेंटर्ड और करिकुलम सेंटर्ड फलसफा है। एसेंशियलिज्म के स्कॉलर के मुताबिक तालीम में बुनियादी महारतें यानी बुनियादी स्किल, अब देखें ना, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, ये वो बुनियादी महारतें हैं जिसे हम लसानियाती महारतें भी कहते हैं। फ़नून लतीफ़ा, बेटा जी फ़नून लतीफ़ा में मुसव्वरी है, शायरी है, फ़न तामीर है, ये तमाम फ़नून को हम फ़नून लतीफ़ा कहते हैं। और साइंसेस का सीखना लाजम है। साइंसेस में तमाम नेचुरल सब्जेक्ट्स जिसे आप केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी वगैरह कहते हैं। अब देखें ना, इसका मफ़हूम ये है कि ये वो फ़लसफ़ा है पूछाऊँ तो ये मुझे खुशी है कि मेरे लेक्चर रिकॉर्ड किए जाते हैं और फिर इन लेक्चर्स को ग्रुप में शेयर किया जाता है। और सुमेरा अम्बरीन कह रही है कि अब तो आवाज़ आ रही है। वैसे बेटा जी आप नेट की वजह से मेरी आवाज़ नहीं सुन सकते, लेकिन वैसे तो जब मैं बोल रहा होता हूँ तो किसी लाउड स्पीकर की ज़रूरत ही नहीं होती। मैं 2-2, 400 लोगों से भी अगर वो खिताब करूँ नेटवर्क की वजह से लाइन ऑफलाइन हो गई थी। बेटा जी बस ये ज़माने के साथ साथ हम वक्त के साथ साथ हम अपने नेटवर्क को बेहतर बना लेंगे। और इंशाल्लाह तो नौ तमीरियत के फ़लसफ़े पर मैं बात कर रहा था। समाजी नौ तमीरियत पसंदों जैसे तनकीदी मुफक्करीन इंसानों के हालात को बेहतर बनाने के लिए निज़ाम की तब्दीली को ज़रूरी ख्याल करते हैं। निज़ाम पाओलो फ्रीयर एक ब्राज़ीली था। गुर्बत और पसमानदगी में रहने के तजर्बे ने इसे तालीम के ज़रिए समाजी तब्दीली लाने का चैम्पियन बना दिया। बेटा जी मुआशरे में अगर तब्दीली लाना चाहते हैं तो इसका मेन एजेंट तालीम ही है। और मैं आज भी कहता हूँ कि ये जो तालीम है ये वो एजेंट है जो आपके मुआशरे को, आपकी शख्सियत को और आपके माहौल को बेहतर बना सकती है। इसीलिए तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था अपनी तमाम तर सलाहियतों को तालीम के लिए वक्फ कर दो। अगर आप तालीमी सलाहियतों के लिए ख़ुद को वक्फ कर दोगे तो आप सोसाइटी में कामरान ठहरेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप कामयाबी व कामरानी आपका मुकद्दर नहीं ठहरेगी। गुलाम किधे फूट लिया मैं आना मैं क्या क्या घूमने नहीं पिया मान दस मुफक्करीन इंसानों के हालात बेहतर करने के लिए निज़ाम की तब्दीली को ज़रूरी ख्याल करते हैं। तजर्बा तालीम के ज़रिए समाजी तब्दीली लाने का चैम्पियन इसके नज़रिए के मुताबिक इससे इंसान जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना सीखता है, इसका शिकार नहीं होता, ना ही दूसरों पर जबर करते हैं। फैरियर बैंकिंग की तालीम जिसमें सिर्फ मालूमात को तुलबा के अज़ान में मुंतकिल कर दिया जाता है के बरक्स तदरीस व ताल्लुम को एक ऐसे अमल के तौर पर देखता है जिसमें तहकीक की जाती है। तालिब इल्म दुनिया तख्लीक करता है और इसकी तख्लीक नौ होती है।
ये नौ तामीरियत का फ़लसफ़ा है। नौ तामीरियत पसंदों और तनकीदी मुफक्किरीन के नज़दीक नसाब को तलबा की तजर्बात और हकीकी मसाइल जैसे हक़ तशद्दुद, भूख, बैनुल अक़वामी दहशत गर्दी, अफरात ज़ार, अदम मसावात वगैरह के हल के लिए समाजी सतह पर इक़दाम किए जाने चाहिए। मुतनाज़ा अमूर का हल तलाश करना चाहिए। तहक़ीक़, मुज़ाकरा जैसी हिकमत अमलियाँ अख्तियार की जानी चाहिए। दीगर हिकमत अमलियों में कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग वगैरह को भी शामिल किया जा सकता है। अब ज़रा मैं नौ तामीरियत और तालीम के मकासद की तरफ आता हूँ। नौ तामीरियत के फ़िलासफ़र जो हैं, स्कॉलर जो हैं, वो तालीम के कौन से मकासद बयान करते हैं। बुनियादी तौर पर फ़लसफ़ा नौ तामीरियत के हामी अफराद और मुआशरे को बेहतर बनाना और तब्दीली को फ़रोग़ देना चाहते हैं। दूसरे अल्फाज में यूँ कहा जा सकता है, तब्दीली को फ़रोग़ देने का तसव्वुर इस कौल पर मबनी है, अफराद और मुआशरे को बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। इस तसव्वुर के तहत इनकलाबी नशोनुमा भी देखी जा सकती है, जिसका मतलब ये है कि हम कम मतलूब चीज़ों को ज़्यादा तलब वाली थका दिया ये नहीं कर सकता तो कुत्ती का बच्चा में तो तो नौ तामीरियत और तालीम के मकासद पर अगर हम गौर किया करें तो तब्दीली को फ़रोग़ देने का तसव्वुर नौ तामीरियत का बुनियादी एजेंडा है। अफराद और मुआशरे को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए नौ तामीरियत के हामी इनकलाबी नशोनुमा चाहते हैं, जिसका मतलब ये है कि नौ तामीरियत के स्कॉलर तब्दीली के अहम उन्सर को ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को इस अमल में शामिल करना चाहते हैं ताकि वो ख़ुद तब्दील हों, बल्कि अपने इर्द गिर्द मौजूद दुनिया में भी तब्दीली लेकर आएँ। आप देखें ना, आपने देखा होगा प्रोग्रेसिविज़म या रिकंस्ट्रक्शनिज़म एक ही सिक्के के दो रुख हैं। प्रोग्रेसिविज़म में भी तब्दीली की बात की जा रही है और रिकंस्ट्रक्शनिज़म में भी तब्दीली को फोकस किया जा रहा है। प्रोग्रेसिविज़म में भी तलबा की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखा जा रहा है, वो भी स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटी पर ईमान रखते हैं। और रिकंस्ट्रक्शनलिज़म वाले भी बेटा जी दोनों फ़लसफ़ाए फ़िक्र में जॉन डेवी की रूह मौजूद है। दोनों फ़लसफ़ाए फ़िक्र को सबसे ज़्यादा जॉन डेवी ने मुतासर किया है। इसलिए हम कह सकते हैं नौ तामीरियत और प्रोग्रेसिविज़म दोनों जॉन डेवी के फ़लसफ़े के अकास हैं। आलमी मुआशरा, भाईचारा और जमहूरियत तीन ऐसे मेयार हैं जिस पर फ़लसफ़ा नौ तामीरियत के स्कॉलर का पुख्ता यकीन है। वो इन अक़दार को स्कूल और मुआशरे में राइज करना चाहते हैं। अब ज़रा तीनों बातों को देखें। अब देखें ना, ग्लोबलाइजेशन का दौर है। ग्लोबलाइजेशन में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो तेज़ी से तब्दील होती हुई अक़दार हैं। दूसरी बात ग्लोबलाइजेशन में जो हमें नज़र आ रही है कि हम एक ग्लोबल विलेज बन चुके हैं और आलमी बरादरी एक दूसरे से मुंसलिक है। आलमी बरादरी जो है वो एक गांव की तरह। आप देखें ना, अमेरिका में रूनुमा होने वाली तब्दीली के असरात, ज़रा कोविड-19 की तरफ ही आइए। कोविड-19 जो है वो ममालिक की हदूद को क्रॉस करके, जोग्राफियाई हदूद को क्रॉस करके एक मुल्क से दूसरे मुल्क और फिर पूरी दुनिया में फैल चुका है। तो ये तेज़ रफ्तार
और तब्दीली का आंसर है। देखो ना, हर चीज़ के कुछ नुकसानात होते हैं और कुछ फ़ायदे होते हैं। जहाँ तेज़ रफ्तार तरक्की ने हमें एक दूसरे के करीब लाया है, वहाँ तेज़ रफ्तार तरक्की से एटमी जंगें भी हुई हैं और वबाई अमराज पहले की निस्बत ज़्यादा शिद्दत से फैले हैं। और स्कूलों को चाहिए कि वो हदायत, इंतज़ामी अमूर और तरबियती मशकों के ज़रिए इन मेआरात और अक़दार को फ़रोग़ दें। स्कूलों से ये तो नहीं की जा सकती कि वो खुद ही माशरे को तब्दील कर दें। हाँ, अलबत्ता वो इन मेआरात को अपना कर बाकी माशरे के लिए मिसाली नमूना पेश कर सकते हैं। तो बेटा जी, ये 4 फ़लसफ़ाए फ़िक्र थे जिन पर मैंने गुफ्तगू की। तो मसालियत पसंदी को आप कल पढ़ चुके थे, तो ये भी दूसरे बाब में दोबारा मसालियत पसंदी की बात की जा रही है। अब मसालियत पसंदी पर मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। इसी तरह मसालियत पसंदी के बाद दूसरे फ़लसफ़े पर फिर मसालियत पसंदी क्या है, उसका निसाब क्या है, उसका मौलम कैसा होना चाहिए, ये हम कल कर चुके हैं। मियाँ हैं जिनकी वजह से मैं तारिक अज़ीज़ को पसंद करता हूँ। इसी तरह जब एक अच्छे उस्ताद एक पाकिस्तानी उस्ताद के औसाफ का जायज़ा लेते हैं तो हमें ये देखना है क्या हमारा उस्ताद इस्लामी ज़ाब्ता अखलाक से मुज़य्यन है, क्या हमारा उस्ताद दो कौमी नज़रिए की अफादियत को जानता है, क्या हमारा उस्ताद दो कौमी नज़रिए के पस मंज़र को जानता है। वो क्या हालात व वाक़यात थे जिसमें पाकिस्तान के अज़ीम रहनुमाओं ने अलग वतन का मुतालबा किया। जिस तरह के कल भी बात हुई थी, तो अपनी मिल्लत पे क्यास अक़वामी मग़रब से न कर, तरकीब में ख़ास है कौम रसूल हाशमी। बेटा जी, फिर वही बात मैं दोहराऊँगा, अगर हम पाकिस्तान की तख्लीक पर निगाह डालें, अगर हम पाकिस्तान की तख्लीक के पस मंज़र को देखें तो हमें पता चलता है कि दर हकीकत हमारे अज़ीम एजुकेशनिस्ट ने पाकिस्तान के लिए बुनियादें फराहम की। इसमें मैं मुजद्दद अल-अफ़सानी का नाम सर फ़हरिस्त लूँगा। मुजद्दद अल-अफ़सानी ने ताग़ूती क़ुव्वतों के सामने सीना सपर होकर बरमला हक़ का ऐलान किया और अकबर के दीन इलाही के ख़िलाफ़ सही इस्लामी शुआर अपनाने के लिए मैदान अमल में उतर आए। इसी तरह शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने इस्लामी शुआर को अपना नुक्ता नज़र बनाया और इसी तरह शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी के बाद सर सैयद अहमद ख़ान ने, सर सैयद अहमद ख़ान को भी हम एक एजुकेशनिस्ट मानते हैं, तरीक़े अलीगढ़ के ज़रिए मुसलमानों में इल्मी शऊर पैदा किया। और फिर अलीगढ़ वो इदारा था जिससे वो लोग पैदा हुए जिसके ज़ेरे साया वो लोग परवान चढ़े जिन्होंने तहरीके पाकिस्तान में सरगर्म हिस्सा लिया। अब ज़रा देखिए कि मेहदी अफ़ादी क्या कहते हैं। मेहदी अफ़ादी के बकौल के तहज़ीबुल अख़लाक़ ने एक कौम को अपनी आगोश में परवरिश दी, तो ये पूरी की पूरी कौम जो है तहज़ीबुल अख़लाक़ की परवरदा है। बेटा, तहज़ीबुल अख़लाक़ वो रसाला था जो सर सैयद अहमद ख़ान ने जारी किया। इसके बाद हम देखते हैं कि इल्लामा इक़बाल के तसव्वुर को हकीकत का रूप धारने में कायद-ए-आज़म ने
किरदार अदा किया। तो बेटा जी, पाकिस्तानी टीचर जो है उसकी सबसे बड़ी खुसूसियत क्या होनी चाहिए कि उसे उस पस मंज़र से आगाह होना चाहिए जो पाकिस्तान की तख्लीक का सबब बने। जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, अपनी मिल्लत पे क्यास अक़वाम मगरब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। हम एक अलहदा मिल्लत हैं। अब देखो ना, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फ़रामीन की रोशनी में अगर दो कौमी नज़रिया का तज्ज़िया किया जाए तो क़ायद आज़म के फ़रामीन में इसकी वाज़ेह झलक नज़र आती है। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि बसियत कौम एक अलग कौम है, कौम की किसी भी डेफिनेशन पर मुसलमान पूरा उतरते हैं। फिर क़ायद आज़म ने इरशाद फरमाया, हमारी तहज़ीब, हमारा तमद्दन हिंदुओं से बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसलिए हमें एक अलग वतन की ज़रूरत है। फिर क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, हम एक ऐसी तजर्बागाह चाहते हैं जहाँ इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। इसी तरह इल्लामा इकबाल ने फरमाया, जनूबी एशिया के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है। तो मेरा मफ़हूम ये है कि एक उस्ताद को उन तमाम हक़ाइक़ से आगाह होना चाहिए जो पाकिस्तान की तख्लीक का सबब बने। तो काशिफ़ा बेटा, आपके यहाँ आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में हैं, ऐसे माहौल में हैं, ऐसे पस मंज़र में हैं जहाँ हमेशा नेटवर्क प्रॉब्लम बना रहता है। कल भी आप सारा दिन, बेटा जी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग हो जाए और वो रिकॉर्डिंग आप तक भेज दी जाए, लेकिन दूसरे दोस्त मैंने स्टूडेंट्स को भी कहा हुआ है, मैं हैरान हूँ कि आप लोगों की रिकॉर्डिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही। वैसे तो 8609 वाले तलबा जो हैं वो मेरे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो उसके बाद ऑफलाइन, बेटा जी आपको कंप्यूटर ऑफलाइन साबित कर रहा है। आप अपने कोई और बंदा काशफा को बता दे कि उसके सामने, काशफा के सामने ऑफलाइन लिखा हुआ है, सिदरा के सामने ऑफलाइन लिखा हुआ है, तो बकिया जो लोग हैं, अब काशफुल खैर जो हैं उनको आवाज़ आ रही है। काशफा आप अपने नेटवर्क को चेक करें, काशफा को मैसेज के ज़रिए पैगाम दिया जाए कि वो ऑफलाइन है, इस काशफा रफ़ीक ऑफलाइन है, इसी तरह सिदरा अज़ीज़ ऑफलाइन है। ये दो बच्चे मेरे सामने कंप्यूटर पे ऑफलाइन नज़र आ रहे हैं। तो बकिया जो लोग हैं, कलसूम जो है वो ऑफलाइन नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि उस्ताद को सबसे पहले तो पाकिस्तानी उस्ताद को वो साथ ये भी बताएं ना कैसे उसे हम कहेंगे, मैसेज उसे पहुंच जाएगा ऑफलाइन वाले को। तो मेरा ख्याल है शायद वो उसे मैसेज भी ना पहुंचे। काशफा को और सिदरा अज़ीज़ को आप इशारा दें कि आप तो 156 से ऑफलाइन है और ये जो काशफा रफ़ीक है ये 2:23 से ऑफलाइन है। मेरा ख्याल है 3 मिनट पहले वो ऑफलाइन हो गई है। तो ये उनकी प्रॉब्लम है। तो अब उस्ताद क्या है? उस्ताद उस शख्स को कहा जाता है जो इल्म हासिल करने, काबिलियत में इजाफ़ा करने और इक़दार सीखने में दूसरों की मदद करता है। अब ज़रा देखिए उस्ताद क्या है? जो इल्म हासिल करने, काबिलियत में इजाफ़ा करने और इक़दार सीखने में दूसरों की मदद करता है।
गैर रस्मी तौर पर उस्ताद का किरदार कोई भी शख्स अदा कर सकता है। आप अब देखिए ना, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़र बेटा कहा कि मैं मात से लेकर लाहत तक इल्म हासिल करूँ। तो इसका क्या मतलब है कि आप स्कूल में आने से पहले भी इल्म हासिल करते हैं। आप वक़्त के साथ साथ आप तालीमी सलाहियतों को बरूए कार लाते हैं। तो ये सलाहियतें जो हैं आपको आपकी सलाहियतों को आश्कार करती हैं। इसी तरह बेटा जी, पेशावर टीचर एक सनत याफ्ता टीचर होता है। कैसे भला? देखो ना, आपने एकेडमिक के साथ साथ प्रोफेशनल एजुकेशन की तालीम हासिल की है। आप 1.5 साल बल्कि 1.5 साल वाला और कुछ लोग 2.5 साल वाला बीएड कर रहे हैं। आप एक प्रोफेशनल टीचर हैं और आप आला अक़दार के हामिल टीचर हैं। आपके पास तकनीकी सलाहियतें मौजूद हैं और तकनीकी सलाहियतों के बलबूते पर आप अपने तलबा को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता कर रहे हैं। ये आपकी बहुत और तदरीसी कल्चर से आगाह रहना चाहिए। इसी सूरत में वो एक कामयाब टीचर बन सकता है। बच्चों के मसाइल से आगाह रहना चाहिए। उसे इस बात का पता होना चाहिए कि क्या सीखना चाहिए, सीखा जाए, कैसे सीखा जाए। और इसके अलावा बेटा जी, एक कामयाब उस्ताद के लिए मौसर तदरीस को इस अंदाज में करना चाहिए कि मौसर अंदाज में वो अपने नुक्ता नज़र को बच्चों तक पहुंचा सके और उसका अंदाज, उसका स्टाइल जो है अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसके पढ़ाने का तरीका बहुत आला और उम्दा होना चाहिए। और दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा अहम है वो ये है कि उसे अपने आउटकम की तरफ हर वक्त तवज्जो देनी चाहिए। मतलब क्या है, जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ असातिज़ा इससे इस्तेफ़ादा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, असातिज़ा किस हद तक अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना रहे हैं, इसे हम लर्निंग आउटकम कहते हैं। इसके लिए SLO का वर्ड भी इस्तेमाल होता है, इसके लिए आउटकम्स भी इस्तेमाल होते हैं, इसको हम प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं, इसको हम नताइज भी कहते हैं। यानी हर वक्त उस्ताद को इस टो में रहना चाहिए, इस तलाश में रहना चाहिए, इस तजस्सुस में रहना चाहिए, इस खोज में रहना चाहिए कि वो अपनी तालीम से बेहतरीन नताइज हासिल करे। इसी तरह इनकवारी का तरीक़ाकार अपना कर एक ख़ास तर्ज का फ्रेमवर्क डेवलप किया जाए और ताकि असातिज़ा के मसाइल को हल करें। ये बेटा छोटा सा सवाल है, इसलिए अगला सवाल बड़ा अहम सवाल है और मेरा ख़्याल है ये महवर मरकज़ है, ये मंबा है और एक उस्ताद के लिए इस पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी है। वो क्या है भला? जज्बा या लगन से क्या मुराद है? क्या एक उस्ताद की वाबस्तगी इसकी तदरीस को मौसर बनाने में अहम किरदार अदा करती है? एक उस्ताद की वाबस्तगी की जांच पड़ताल किस तरह की जा सकती है? मफ़हूम ये है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका उस्ताद जो है वो प्रोफेशनलिज़म की खूबियों से मुज़य्यन है। प्रोफेशनलिज़म उस्ताद की वो इम्तियाज़ी खुसूसियत है जो उसे दीगर पेशावर लोगों से मुमताज़ करती है। तो बेटा जी, आपको कैसे पता चलेगा कि एक उस्ताद पेशावराना सलाहियतों से मुज़य्यन है? उसके लिए कमाल की चीज़ है जिसे हम जज्बा कहते हैं, जिसे हम लगन कहते हैं, जिसे हम डिवोशन कहते हैं, जिसे हम कमिटमेंट कहते हैं, जिसे हम बेलौस कहते हैं। तो अगर उस्ताद के अंदर ये उसाफ मौजूद है कि वो जज्बे से लैस है
वो कमिटमेंट का पैकर है, वो अपने पेशे, अपने सबक, अपने क्लासरूम और अपने तलबा से कमिटमेंट का इजहार कर रहा है, डिवोटेड कर चुका है अपने आप को तासील इल्म के लिए, तरसील इल्म के लिए, तो वो आप समझेंगे कि वो जज्बे वाला उस्ताद है, कमिटेड टीचर है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो लगन के असूलों से मुज़य्यन है, वो डिवोशन, कमिटमेंट और जज्बे से लैस है? तो असूल इल्म के लिए तुलबा, असूल इल्म के लिए तुलबा को उभारे, असूल इल्म के लिए तुलबा के अंदर मेहनत करने की आदत जो है वो पनपनी चाहिए, और ये अच्छा उस्ताद ये कर सकता है। अच्छा, तुलबा की तरक्की से तल्लक रखने वाले नफ्स मज़मून को मुफस्सल अंदाज में बयान करें। तुलबा को ऐसी सूरत हाल से बचाने की कोशिश करे जो उनके असूल इल्म के लिए नुकसानदेह हो, उनकी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ करे। रंग, नस्ल, मज़हब, जिनस, ख़ानदान और तबक़ियाती हैसियत के रुझानात की बुनियाद पर इनसे गैर मुनसिफ़ाना सलूक न करें। मतलब ये है कि उसकी नज़र में तमाम तुलबा बराबर होने चाहिए। किसी तरह की जानबदारी, किसी तरह की बाइसनेस उस्ताद के सामने नहीं होनी चाहिए। उस्ताद की नज़र में सब तुलबा एक जैसे हों। कैसे भला? अमीर हो या गरीब, कमज़ोर हो या ज़हीन, तमाम तुलबा पर उस्ताद की यकसा नज़र होनी चाहिए। तुलबा के साथ पेशा वराना तल्लुक़ को अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल न करें। पेशा वराना खिदमात के दौरान तुलबा के बारे में हासिल होने वाली मालूमात को अपनी ज़ात तक महदूद रखें। इसी तरह अपने पेशे से लगन के हवाला से उस्ताद के अंदर मुदर्रजा झैल खूबियाँ होना ज़रूरी है। कौन कौन सी खूबियाँ? किसी पेशा वराना अहदे के असूल के लिए जानबूझकर कोई गलत स्टेटमेंट ना बनाए। यानी आप देखिए ना, वो कोई आप पूछिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई कहे कि हमें एमफिल या पीएचडी बंदे को की ज़रूरत है वर्कशॉप में, बीएड की वर्कशॉप के लिए, तो ये ना कहे कि अगर वो एमफिल नहीं है या पीएचडी नहीं है तो वो ये ना कहे कि मैं एमफिल या पीएचडी हूँ, क्योंकि ऐसा अगर कहेगा तो वो उसके पेशा वराना वक़ार के ख़िलाफ़ है। इसी तरह अपनी पेशा वराना काबिलियत की हसीन की गलत के हवाले से गलत बयानी ना करे। किसी ऐसे शख्स को पेशे में दाखिल होने के लिए मदद ना करें जिसको वो किरदार से आगाह हो, जिसके बारे में वो जानता हो कि ये किरदार के लिहाज से गलत बंदा है, या इसकी पेशा वराना सलाहियत या काबिलियत इस काबिल नहीं है कि वो पेशा तदरीस से वाबस्ता हो। तो इसी सूरत में उसको हम जोश जज्बे से मुज़य्यन उस्ताद कह सकेंगे। एक इखलाकी अमल के तौर पर उस्ताद के किरदार के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लें। बेटा जी, ये तो बड़ी पक्की बात है, उस्ताद एक रोल मॉडल है, उस्ताद मॉरल वैल्यूज़ का एक पैकर है। उस्ताद के पेशे को दीगर पेशों से जो चीज़ सनाफजल अबाफिन है, जो चीज़ मुमताज़ करती है, उसे हम रोल मॉडल कहते हैं। बकिया पेशों में आप रोल मॉडल एज ए रोल मॉडल काम नहीं कर रहे हैं तो फिर भी आपका गुजारा हो सकता है, लेकिन तदरीस के पेशे में तो उस्ताद को रोल मॉडल होना चाहिए। अगर उस्ताद रोल मॉडल होगा
तो वो अपने पेशे को बतरीके आसन सर अंजाम दे सकेगा। उस्ताद का किरदार मुअल्लिम अखलाक के तौर पर होना चाहिए। उस्ताद के किरदार पर कोई उंगली ना उठाए। क्यों भला? उस्ताद जो है पैगंबर आज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन है और पेशा तदरीस को पैगंबरों की मेरास कहा जाता है। पेशा तदरीस को क्या कहा जाता है? पैगंबरों की मेरास कहते हैं। तो इसलिए उस्ताद को चाहिए कि वो बच्चों के सामने बतौर रोल मॉडल अपने आप को पेश करे। इसी तरह बच्चों का एक हमदर्द मुशीर होना चाहिए। उस्ताद को एक ऐसा माहौल तश्कील दे जिसमें अखुवत, हमदर्दी और मोहब्बत के जज्बात परवान चढ़ें। समाजी और जज्बाती महारतों की नशोनुमा न सिर्फ अपनी ज़ात में करे बल्कि बच्चों की ज़ात में भी करे। यानी दूसरों के साथ उसने सलूक की न सिर्फ तलकीन करे बल्कि उसने सलूक का एक पैकर बनकर बच्चों के सामने बतौर नमूना पेश हो। तो तभी हम कह सकते हैं कि वो इखलाक का मॉडल है। तदरीसी महारतें भी है कि वो अपनी टीचिंग स्ट्रेटजी को और अपने इल्म को खूबसूरती से मरबूत अंदाज में पेश करे। तभी बच्चे इल्म को अच्छे तरीके से सीख सकेंगे। टीचिंग सेल्फ रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट। अब ये है नज़्म व ज़ब्त का पाबंद हो, तालीमी कवायद व ज़वाबित की पाबंदी करे और साथ साथ तदरीसी मशक़ को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर अमल पैरा हो। यानी अपनी तदरीसी हिकमत अमली को, अपने अलूम को बेहतर से बेहतर करता चला जाए। तो उस सूरत में हम उसे कामयाब टीचर करार देंगे। वही बात दोबारा दोहरा दी गई है। मैं सिर्फ हेडिंग पर इक्तफा करूँगा क्योंकि इस पर मैंने बहुत ज़्यादा बात की है कि उस्ताद कैसे एक रोल मॉडल है। बेटा जी, वही उस्ताद रोल मॉडल है जो ईमानदार होगा, वही उस्ताद रोल मॉडल है जो मेहरबान होगा, वही उस्ताद रोल मॉडल है जो अच्छा स्कॉलर होगा, जिसके पास बेहतरीन इल्म होगा, वही उस्ताद रोल मॉडल है जिसकी कंप्रीहेंशन और समझ बूझ बहुत बेहतर होगी। अगर उस्ताद में ये खूबियाँ मौजूद हैं तो उसे हम बतौर रोल मॉडल पेश कर सकते हैं। जहाँ तक उस्ताद के किरदार का तल्लुक है, उस्ताद की पेशा वराना शनाख्त होनी चाहिए। यानी सच्ची सी बात है बेटा जी, आपके चाल ढाल से, आपके अखलाक से, आपके अदातो अतवार से इनफरादियत ज़ाहिर हो रही हो, बगैर बैकग्राउंड जाने आपकी गुफ्तगू से, आपके चाल ढाल से, आपके अंदाज़े फ़िक्र से हर बंदे को पता चल जाए कि ये मुअल्लिम है, ये मुरब्बी है, ये पेशाए तदरीस से वाबस्ता है। दूसरों से मुनफरिद नज़र आना उस्ताद के लिए ज़रूरी है। तभी तुलबा आपको बतौर मॉडल अपनाएंगे। उस्ताद को पेशा वराना लिहाज से इतना सेफ एंड साउंड होना चाहिए कि तुलबा खुशी से आपको कॉपी करें, आपको पसंद करें, आपकी नकल करना अपने लिए वैसे फ़ख्र समझें। और ये उस्ताद की बहुत बड़ी कामरानी है। अगली बात
इसकी तरफ हम आ रहे हैं। कैरियर डेवलपमेंट से क्या मुराद है बेटा जी? इसकी दो अक़साम हैं, ज़हन में रखना चाहिए। कैरियर डेवलपमेंट की दो अक़साम कौन कौन सी हैं? एक तो ये है कि एक उस्ताद को वक़्त के साथ साथ अपनी डेवलपमेंट जारी रखनी चाहिए। इसे हम कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी कहते हैं। अपने आप को जामद साकत नहीं कर लेना चाहिए, और इसके लिए बेटा जी बाकायदा मनसूबाबंदी की ज़रूरत होती है, और बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी व सारी रखना और आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर मौके की तलाश में रहना, ये उस्ताद की कैरियर डेवलपमेंट है। बेटा जी मैं ज़ाती मिसाल से ये बात वाज़ेह करूँगा। जब मैं पेशा तदरीस से वाबस्ता हुआ तो मैं मैट्रिक पास था और पीटीसी बतौर प्रोफेशनल एजुकेशन मेरी तालीम थी। अब वक़्त गुज़रने के साथ साथ सबसे पहले बेटा मैंने एफ़ए किया। एफ़ए के फ़ौरन बाद मैंने सीटीए कोर्स होता है वो किया, और सीटी करने के बाद फिर बेटा मैंने बैचलर या जिसे हम आप बीए कहते हैं बीए किया। बीए के बाद मैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बीएड कर लिया। बीएड के बाद बेटा जी मैंने एमए किया। एमए के बाद मैंने एमएड किया। और अब देखें ना एक और बड़ी अहम बात, एमएड मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से किया। बकिया तमाम डिग्रीज़ जो थी मेरी बीए तक या एमए तक वो मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी से थी। तो एमएड के बाद बेटा जी मैं एमफिल लीडिंग टू पीएचडी के लिए इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का रुख किया। वहाँ पर मैंने रेगुलर महकमाना छुट्टी ले ली और रेगुलर एमफिल और पीएचडी के मराइल तय किए। बेटा जी आपकी मोटिवेशन के लिए मैं एक बार फिर ये बात दोहराता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब का बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर कि मैंने मैट्रिक पीटीसी से स्टार्ट किया था और आज मैं पीएचडी हूँ, और आज मैं एज ए सीनियर हेड मास्टर काम कर रहा हूँ। तो बेटा जी एक और बात का भी आपको पता है, मैंने कई बार अपने लेक्चर में बेटा जी रैम के लिए नहीं ये मैंने बल्कि आपके अंदर एक जज्बा पैदा करने के लिए आपको ये बताया है कि मैं दोनों टांगों से माजूर हूँ, और लेकिन इसके बावजूद मैंने किसी मजबूरी को आड़े नहीं आने दिया। मैंने कामयाबी से ये तालीमी सफ़र जारी रखा है। इसे बेटा कहते हैं कैरियर डेवलपमेंट। इसे आप क्या कहेंगे? कैरियर डेवलपमेंट। बेटा जी दूसरी जो है बात, कैरियर डेवलपमेंट का जो दूसरा पहलू है, अब मैं उसकी तरफ आता हूँ। कैरियर डेवलपमेंट की अमली मिसाल मैं आपको देख चुका हूँ, आप इस अमली मिसाल को देख चुके हैं। अब मैं दूसरी तरफ आ रहा हूँ। वो क्या है भला? बेटा जी आप रहनुमा हैं। अब आप बच्चों की कैरियर डेवलपमेंट, आप बच्चों की कैरियर डेवलपमेंट के जिम्मेदार हैं। आपने बच्चों को डेवलप करना है। बेटा जी सबसे अहम बात, और जिस हवाला से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हम अपनी कौम की कैरियर डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे। कैसे भला? एमए तक बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमने किस तरफ जाना है, हमने किस पेशे का इंतखाब करना है, हमने किस सब्जेक्ट को मुंतखब करना है। तो बेटा जी ये जिम्मेदारी भी एक उस्ताद के कंधों पर ऐद होती है। वो कैसे भला? बेटा जी वालिदैन तो लिटरेट ही नहीं होते, वालिदैन तो पढ़े लिखे ही नहीं होते। और बेटा जी ज़रा सोचिए तो सही, वो ट्रेट जो किसी तलब इल्म में मौजूद ही नहीं है, अगर उस शोबे की तरफ कोई तलब इल्म चला जाएगा तो नाकामी के अलावा उसे कुछ नहीं मिलेगा।
आपने अपने तुलबा को की सलाहियतों को जांचना है। बेटा जी, प्लेटो को देखिए, अरिस्टोटल को देखिए, फ्रोबल को देखिए, तमाम लोग इस बात पर मुत्फिक हैं कि सलाहियतें अल्लाह तबारक व ताला जल्ले शानुहु ने हर शख्स के अंदर रखी हुई है। उस्ताद का काम सिर्फ उन सलाहियतों की निशानदेही करना है और उन सलाहियतों की आबियारी करना है। अब देखिए, किसी तालिब इल्म के अंदर आपको अच्छे मुअल्लिम की खूबी नज़र नहीं आती और आप उसे शोबा तदरीस से वाबस्ता कर देते हैं, तो वो क्या वो कामयाब उस्ताद होगा? बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। इसी तरह बेटा जी, अगर किसी के अंदर अच्छे साइंसदान की खसूसियत मौजूद ही नहीं और वो साइंस के सब्जेक्ट पढ़कर वो साइंसी मैदान में उतरेगा, तो वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल नहीं कर सकेगा। इसी तरह बेटा जी, मेडिकली कोई अनफिट हो और वो अपने लिए मेडिकल का मैदान सेलेक्ट कर ले, तो क्या ख्याल है वो उस मैदान में कामयाब होगा कि नहीं होगा? बेटा जी, एक और बड़ी वो बज़िद होते हैं कि हमने फ़लाँ सब्जेक्ट पढ़ना है, हमने फ़लाँ फील्ड को मुंतखब करना है, और ये उस्ताद ही बेहतर जान रहा होता है कि ये बच्चा किस काबिल है, ये किस फील्ड में जाने वाला है, ये किस फील्ड में कामयाबी व कामरानी से अपने झंडे गाड़ेगा। तो आपने मजबूर नहीं बच्चों को करना, आपने वालिदैन को मजबूर नहीं करना, आपने बच्चों की ज़िन साजी करना होती है। आपने बच्चों को बताना होता है कि आपका ट्रेंड, आपका एप्टीट्यूड, आपकी काबिलियत फलां फील्ड की तरफ है। और बेटा जी, एक और बात है, इसमें भी एक बात है कि आपने बच्चों को इस अंदाज से समझाना होता है, क्या भला, कोई पेशा कमज़ोर नहीं होता, कोई पेशा फजूल नहीं होता। उस पेशे के तकाज़ों को मद्देनजर रखकर अपनी तमाम तर सलाहियतों को बुरुए कार लाकर काम करना, डिवोटेड होकर काम करना, कमिटमेंट दिखाकर काम करना, जोश और जज्बे से लैस होकर काम करना, हकीकत में किसी पेशे की कामयाबी के लिए ज़रूरी है। असल में ना देखो, हमारे यहाँ देखो एक भेड़ चाल बन चुकी है, एक ट्रेंड बन गया है कि जैसे ही बच्चा मिडिल का इम्तिहान पास करता है तो वो फौरन कहता है कि मैंने साइंस रखनी है। बल्कि जो बंदे रूरल पस मंज़र या बैकग्राउंड से तल्लक रखते हैं, वो उन्हें पता है कि हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि हमने आला साइंस रखनी है, हमने आला साइंस रखनी है। तो बच्चों के ज़हन में एक आइडिया बन चुका होता है कि जी साइंस जो है ना, वो तो बहुत ही फ़ायदेमंद है और आर्ट्स या बकिया सब्जेक्ट की कोई हैसियत नहीं। बेटा जी, इल्म की कोई शाख फजूल नहीं, सिर्फ अपनी सलाहियतों को बुरुए कार लाकर, सिर्फ अपनी सलाहियतों को बुरुए कार लाकर अपनी सलाहियतों के मुताबिक डिवोटेड होकर जिस शोबा में भी, बेटा जी अगर साइंस के शोबा में भी आप, अगर साइंस के शोबा में भी आप मेहनत नहीं करते तो आप नाकाम ठहरेंगे। आर्ट्स के शोबा में एक बंदा ज़्यादा मेहनत कर लेता है और वो स्पेशलाइजेशन तक पहुंच जाता है, तो इसका क्या मतलब है बेटा जी, वो कामरान ठहरेगा, वो कामयाब ठहरेगा। अच्छा राशिद मेहदी बेटा, मुझे किसी चापलूसी की नहीं ज़रूरत, मैं तो अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए पाबंद हूँ और मुझे खुशी होती है जो बंदा मुझ पे तनकीद करे।
तो ये बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं ये कह, ऐसी बात तो हाँ ये है, अपने क्लास फेलोज़ की इंसल्ट ना किया करें, बात करते हुए ऐसी बात ना करें कि जो दूसरों के लिए तकलीफ का सबब हो। मुझे तो बेटा जी बड़ा पसंद है, मैंने कल भी कहा था आपको, मैंने कल भी आपको कहा था कि सिकंदर ने क्या खूब कहा था कि मुझे अपने दोस्तों की बजाय अपने दुश्मनों से ज़्यादा फ़ायदा होता है। बेटा जी तारीफ़ आपको फ़ायदा नहीं देती, तनकीद, मुस्बत तनकीद आपकी इस्लाह के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है, ज़रूरी हो, इंतहाई ज़रूरी होती है। और मुस्बत तनकीद से आप बहुत कुछ सीखते हैं। मुस्बत तनकीद आपके अंदर शऊर पैदा करती है, मुस्बत तनकीद आपके अंदर सही और गलत के दरमियान तमीज़ पैदा करती है। तो मैं कहना ये चाह रहा था, कैरियर डेवलपमेंट जो है इसके लिए बेटा जी पाकिस्तान में कैरियर डेवलपमेंट का कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। और मेहदी बेटा आपने देखा होगा सैकड़ों बंदे गुमराह हो जाते हैं, यानी वो गलत रास्ते पर चल निकलते हैं। बच्चे उन मज़ामीन का इंतखाब कर लेते हैं, बच्चे उन फील्ड में आ जाते हैं जिनकी वो अलफ बे से वाकफ़ नहीं होते, और फिर नाकामियाँ उनका मुकद्दर बन जाती हैं। और बेटा जी ये ज़िम्मेदारी वालिदैन की नहीं है। क्यों भला? वालिदैन राशिद बेटा तालीम याफ्ता नहीं होते, वो बच्चों को सही तरीके से रहबरी के फरीज़ा से इंसार अंजाम नहीं देते। ये उस्ताद के अंदर खूबी होनी चाहिए कि वो गौहरे नायाब को पहचान ले, वो तुलबा के अंदर जो छुपी हुई खूबियाँ हैं उन खूबियों को पहचान कर उनकी सही सिमत में रहनुमाई करें। अगर वो सही सिमत में रहनुमाई करेगा तो बेटा जी वो कामयाब ठहरेगा। अगर कोई तालिब इल्म रॉन्ग डायरेक्शन में निकल गया तो वो सारी ज़िंदगी जलील होगा, और रॉन्ग सिलेक्शन की वजह से वो नाकाम हो जाएगा। इसलिए कैरियर डेवलपमेंट, कैरियर काउंसलिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। बेटा जी किताबों में हम पढ़ते रहे हैं कैरियर काउंसलिंग के लिए एक स्पेशल किस्म की जॉब का तयन किया जाए, यानी हर स्कूल में एक माहिर नफ्सियात हो, एक आला तालीम याफ्ता फ़र्द हो जो बच्चों की कैरियर काउंसलिंग करे और बच्चों को राइट एंड रॉन्ग डायरेक्शन का पता बताए, बच्चों को ये बताए कि कौन से सब्जेक्ट। अब देखें ना, हमारे जहन में एक बड़ा अजीब सा तसव्वुर है, हम भेड़ चाल सा का तसव्वुर है, क्या भला हमने कंप्यूटर पढ़ना है, हमने क्या कहते हैं मेडिकल में जाना है और हमने इंजीनियरिंग में जाना है। और फिर बेटा जी एक और बात है, मेडिकल के सैकड़ों शोबे हैं, हमें एमबीबीएस के अलावा पता ही कोई नहीं होता। और इसी तरह इंजीनियरिंग के सैकड़ों शोबे हैं, हम इंजीनियरिंग की 3-4 शाखों के अलावा कुछ नहीं जानते होते। इसी अच्छा, तो कैरियर काउंसलिंग का मफहूम ये है कि एक ऐसी उस्ताद को कैरियर काउंसलिंग की तमाम मराइल से आगाही हो, उसे पता होना चाहिए कि मौजूदा ज़माने में किस सब्जेक्ट की कितनी अहमियत है और उसका स्कोप क्या है, और कौन कौन से शोबों में आप जा सकते हैं, और आपके ट्रेंड के मुताबिक, आपके एप्टीट्यूड के मुताबिक। बेटा जी हुकूमत ने इस हवाले
ये ऐलान तो किया है कि स्कूल की सतह पर, कॉलेज की सतह पर और यूनिवर्सिटी की सतह पर कैरियर काउंसलिंग के लिए एक शोबा कैरियर काउंसलिंग का एक शोबा होना चाहिए जो कैरियर डेवलपमेंट पर काम करे। लेकिन अमली तौर पर कुछ भी नहीं हुआ। मैं आज अपने लेक्चर के ज़रिए अरबाब अख्तियार को एक पैगाम देना चाहता हूँ। कैरियर डेवलपमेंट के हवाला से, कैरियर काउंसलिंग के हवाला से पाकिस्तान में कोई ख़ास किस्म की पेशरफ्त नहीं हो रही, जिसकी वजह से हज़ारों नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा लाखों लोग गुमराह हो चुके हैं, लाखों लोग गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, लाखों लोग उन शोबों को मुंतखब किए बैठे हैं जिनका टैलेंट उनके शख्सियत में नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को गुनागू खूबियों से नवाजा है, लेकिन खूबियों को दुरुस्त हिम्मत में इस्तेमाल करके उनसे नताइज अखज़ करना ये हमारे असातिज़ा का काम है। अगर कैरियर काउंसलिंग के लिए अलग से कोई सीट या जॉब का तयन नहीं किया जाता तो फिर इस हवाला से असातिज़ा को चाहिए कि वो अपने इल्म को वुसअत दें, तुलबा की साइकी को समझें, इल्म के मुख्तलिफ़ शोबों का अहाता करें, इल्म के मुख्तलिफ़ शोबों को जायज़ा लेने के बाद तुलबा की मुनासिब रहनुमाई करें। अगर तुलबा गलत डायरेक्शन में चलते रहें तो वो कामरानियाँ नसीब नहीं होंगी जो एक तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है। बेटा जी, एक वादा मैंने किया था और उस वादे को निभाने के लिए मैं आपको एक दावत दे रहा हूँ कि आप क्या करें, आप सवालों जवाब के ज़रिए ये जो आज तक मैंने लेक्चर लिया है इस लेक्चर पर डिस्कस करें ताकि आपकी लर्निंग, आपकी तफ़हीम जो है वो बेहतर हो सके। 10 मिनट बाकी हैं बेटा जी, तो ये 10 मिनट जो हैं इस लेवल के होने चाहिए कि हमें पता चल जाए कि हमने क्या खोया है, क्या पाया है, और ये काम डिस्कशन के ज़रिए ही सर अंजाम हो सकता है। अब आकाशा बेटा, कलसूम बेटा, राशिद मेहदी बेटा, तो ये सामने सना अफजल, यही लोग, आमना नईम, यही लोग मेरे सामने हैं। तो बेटा जी अब हमारा आंसर क्वेश्चन सेशन होना चाहिए। आप मुझसे सवालों जवाब के ज़रिए ये जो आज की 1 घंटा और 50 मिनट की मजलिस है इसको बर्खास्त करने से पहले हम इसको डिस्कशन में तब्दील करें और टीचर के जो साफ मैंने बयान किए हैं, टीचर को कैसा होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, तो इस हवाला से आप क्या कहेंगे और किस तरह कहेंगे, ये सारी बातें बयान करो, डिस्कस करो ताकि हमारा सेशन जो है वो कामरानी से, कामयाबी से हमकनार हो। बेटा जी एक बात याद रखें, टीचिंग जो है 2 तरफ़ा अमल है। जब तक हम एक दूसरे से डिस्कस नहीं करेंगे, जब तक हम अपना माफी ज़मीर उस्ताद तक नहीं पहुँचाएँगे, अपने मसाइल उस्ताद से डिस्कस नहीं करेंगे, सबक के मसाइल उस्ताद से डिस्कस नहीं करेंगे, उस वक़्त तक कामरानी से हम हमकनार नहीं हो सकेंगे और वो मकासद जिनका हम तयन कर चुके हैं, जिनके हसूल के लिए हम तो गुदो कर रहे हैं, वो हासिल नहीं कर पाएंगे। तो बेटा जी मैं आपको दावत फ़िक्र दे रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यूँ करें कि अपने सवालात के ज़रिए अपने कंसेप्ट को और क्लियर करने की कोशिश करें। हाँ इंशाअल्लाह इस सबक के अख्ताम पर हो सकता है कल मैं आपको क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन भेज दूँ। आपको स्लाइड अनम्यूट करिए। नहीं करना, नहीं अनम्यूट क्वेश्चन करना बेटा जी नहीं। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरा बेटा साथ है वो कह रहा था कि अनम्यूट करके इन्हें क्वेश्चन आंसर के लिए कहा जाए, मैंने कहा नहीं, वो लिखेंगे और मैं उनके जवाब दूंगा। तो आप सब लोग अब देखिए ना,
1 घंटा और 52 मिनट मैंने पढ़ाया है। 2 घंटे 2 मिनट हो गए। हाँ 2 घंटे, हाँ 2 घंटे और 2 मिनट नहीं, 2 10 घंटे, मिनट ऊपर होते हैं। हाँ 10 मिनट। तो मतलब ये है कि अब 7 मिनट आप मेरे साथ नहीं तावन कर सकते, मैं थक नहीं गया, लेकिन इश्तराके अमल जो है, इंटरेक्शन जो है तुलबा का, हाँ ये बड़ी अच्छी बात है। शुड बी कोऑपरेटिव, कोऑर्डिनेटिव एंड क्रिएटिव। तो ये सारी की सारी चीज़ें हुमा बेटे सिर्फ टीचर में होनी चाहिए, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि तुलबा उस्ताद को चाहिए कि वो तुलबा के अंदर कोऑपरेटिव, कोऑर्डिनेटिव और क्रिएटिव जैसी सलाहियतों को उभारे। क्या ख्याल है? ये उस्ताद में भी होनी चाहिए, लेकिन ये असल में क्या है, हाँ उस काम में लगन